हेलो दोस्तों, मैं अभी मिश्रा कॉमर्स 2.0 न्यू वर्जन के तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। हम सभी डिस्कस कर रहे थे क्लास 12th का वन शॉट रिवीजन लेक्चर एमसीक्यू का अकाउंट सब्जेक्ट का, जिसमें हम सभी ने प्रीवियस लेक्चर में यानी पिछले लेक्चर में 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और आज हमें उस 25 क्वेश्चंस के आगे 26 नंबर से शुरू करना है। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। चलिए, और सभी लोग प्रयास करेंगे कि साथ साथ आंसर भी देते रहेंगे जब भी हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं तो उस ऑब्जेक्टिव का। तो 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चल या परिवर्तनशील विधि से साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड इज टू बी क्रेडिटेड टू। कहाँ क्रेडिट किया जाता है बताइए? लाभ हानि खाता में यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या ब्याज खाते में इंटरेस्ट अकाउंट में, या साझेदारों के पूंजी खाते में यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या इनमें से कोई नहीं। मतलब जो भी इंटरेस्ट होता है पार्टनर के कैपिटल पर फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंतर्गत, उसको कहाँ क्रेडिट किया जाता है? तो आप लोगों को मालूम है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाया जाता है तो एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, और जो भी प्लस होने वाले आइटम्स होते हैं वो सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखे जाते हैं, और माइनस करने वाले जो भी आइटम्स होते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखे जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो भी कैपिटल क्रेडिट होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंतर्गत, उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 26 के बाद आ जाते हैं हम सभी 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि जब ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में जारी किया जाता है तो कौन सी प्रविष्टियां करनी पड़ती हैं? When debentures are issued as collateral security, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर collateral security की बात कर रहा है। Which entry has to be passed? याद कीजिए, जब आप सभी ने डिवेंचर चैप्टर पढ़ा था, इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर पढ़ा था, तो हमने एक ये भी टॉपिक पढ़ाया था कि डिवेंचर्स इशू किए जा सकते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में, और ऐसे कंडीशन में दो एंट्रीज पास किए जाते हैं। दो तरह के एंट्री हो सकते हैं। पहला तरह का जो एंट्री है वो आप कर सकते हैं नो एंट्री, और दूसरा जो एंट्री था उसमें हम लोगों ने सीखा था दूसरे वाले एंट्री में हमने सीखा था कि डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ये वाला एंट्री एक था। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि या तो यहां से दो तरह का सोल्यूशन दिया जा सकता है, या तो कोई भी एंट्री मत कीजिए, या तो एंट्री जो कीजिए वो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट कीजिए। मतलब दोनों ही बातें सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कि डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, जो कि बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि नो एंट्री हैज टू बी मेड, यानी कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी सही है। जैसे कि मैंने बताया कि दो तरह के यहाँ पे सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो दोनों ही ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी सही है। और ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि ए अथवा बी दोनों, तो इसलिए हम सभी ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे कि ये सही है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्या लिखा है 28 में। लिखा है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में शामिल होता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स। बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में क्या इन्वॉल्व होता है? ट्रेडिंग अकाउंट, या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, या बैलेंस शीट, या इनमें से सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्या शामिल हो सकता है? मतलब हम लोग एनालिसिस किसका करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट का करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट क्या करते हैं, या इन तीनों का करते हैं, सभी का करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि देखिए एनालिसिस जो हम लोग करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो एनालिसिस किया जाता है वो तीनों का ही किया जाता है, मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी और बैलेंस शीट का भी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट के अंतर्गत आ जाएगा, ये दोनों इनकम स्टेटमेंट के अंतर्गत आ जाएगा, और बैलेंस शीट हो गया आपका पोजीशन स्टेटमेंट। और इन दोनों का ही, मतलब तीनों का ही हम लोग क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अलाभकारी संस्थान है? Which of the following is a non-profitable organization? आपको बताना है कि कौन सा इनमें से एनपीओ है। तो पहला ऑप्शन कहता है झारखंड एकेडमिक काउंसिल, यानी झारखंड अधिविद्य परिषद। ऑप्शन नंबर बी कहता है टाटा स्टील, और ऑप्शन नंबर सी कहता है एयर इंडिया, और ऑप्शन नंबर डी कहता है जेट एयरवेज। आप गौर से अगर देखेंगे तो टाटा स्टील एक बिजनेस का नाम है, एयर इंडिया भी एक बिजनेस का नाम है, और जेट एयरवेज भी जो है वो एक बिजनेस का नाम है। तो ये तीनों ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ना कि नॉट फॉर
प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सिर्फ एकमात्र झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है वही एक एनपीओ की कैटेगरी में आएगा, एंड दैट्स वाई, और इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वो एनपीओ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है प्रोप्राइटरी रेशियो, जरा ठीक से देखेंगे, लिखा है प्रोप्राइटरी रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, स्वामित्व अनुपात की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाती है। बताइए प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? जब आप रेशियो चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों को बताया गया होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है कुल संपत्तियां भगे दीर्घकालीन ऋण यानी टोटल एसेट्स डिवाइड बाई लॉन्ग टर्म लोन्स। ऑप्शन नंबर बी कहता है ऋण डिवाइड बाई अंशधारियों का कोष यानी डेप्ट डिवाइड बाई शेयर होल्डर्स फंड। ऑप्शन नंबर सी कहता है अंशधारियों का कोष भागे कुल संपत्तियां यानी शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाई टोटल एसेट्स। और ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होना चाहिए? प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप फटाक से इसका आंसर दे सकते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड यानी कि प्रोप्राइटर का टोटल फंड जो शेयर होल्डर फंड कहलाता है डिवाइड बाई टोटल एसेट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। संपत्तियों एवं दायित्वों को उनके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन एट देयर रिवैल्यूड वैल्यू इन। बताइए रिवैल्यूड वैल्यू पर दिखाया जाता है एसेट्स लायबिलिटी को, कहां दिखाया जाता है? क्या नए बैलेंस शीट में रिवैल्यूड वैल्यू पर दिखाया जाता है, या फिर क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाया जाता है पुनर्मूल्यांकन खाते में, या फिर सभी साझेदारों के पूंजी खाते में यानी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या फिर रियलाइजेशन अकाउंट में, किसमें दिखाया जाता है? तो यहाँ सवाल पूछा कि एसेट और लायबिलिटी जो है उनको उनके रिवैल्यूड वैल्यू पर, कौन से वैल्यू पर? रिवैल्यूड वैल्यू पर यानी नए वाले वैल्यू पर कहां दिखाते हैं? नया वाला जो वैल्यू होता है उस नए वाले वैल्यू को कहां दिखाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नए बैलेंस शीट में दिखाते हैं, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या दिखता है? कितना से बढ़ा है कोई एसेट या कितने से घटा है कोई एसेट, यानी या लायबिलिटी के बारे में भी कितने से कोई लायबिलिटी बढ़ा है या कितने से कोई लायबिलिटी घटा है, मतलब प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। नया वाला वैल्यू नहीं दिखता है, नया वाला वैल्यू तो नए बैलेंस शीट में दिखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर, और क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि कंपनी की विशेषताएं हैं। फीचर्स ऑफ अ कंपनी इज, स्पेलिंग यहां मिस्टेक है फीचर्स का। फीचर्स ऑफ अ कंपनी इज, कंपनी का फीचर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पृथक वैधानिक अस्तित्व यानी सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या ये उसका फीचर है? यस। अस्थायी जीवन परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, बिल्कुल। सीमित दायित्व लिमिटेड लायबिलिटी होता है, बिल्कुल। यानी कि आप देखेंगे कि तीनों ही इसके कंपनी के फीचर्स होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर, और 33 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछता है आपके, आइए देखते हैं क्या है। लिखा है कि कंपनी नियम 2014 के अनुसार कंपनी को ऋणपत्र निर्गमन की राशि के कम से कम कितने प्रतिशत के बराबर राशि ऋणपत्रों के शोधन के पूर्व ऋणपत्र शोधन संचय खाते में हस्तांतरित करनी चाहिए? यानी कि यहाँ बोल रहा है कि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना चाहिए। एज पर कंपनीज रूल 2014, कंपनी शुड ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट एट लिस्ट व्हाट % ऑफ द अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स इशूड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। मतलब डीआरआर में, सिंपल शब्दों में कहें तो डीआरआर में कितना % अमाउंट भेजा जाता है? 50% अमाउंट या 25% अमाउंट या 15% अमाउंट या 100% अमाउंट? डीआरआर में कितना भेजा जाता है? तो देखिए मैंने बताया था कि पहले के नियम के अनुसार देखेंगे तो वहां था 25%, मैंने ये क्लासरूम में विशेष रूप से चर्चा भी किया था, बट अब के नए वाले किताब में जो है वो 10% कर दिया है इसको। तो दोनों में से देख लेंगे, जो भी है दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन दिया होगा, ऐसा नहीं है कि आपको कंफ्यूज कर दिया जाए, बिल्कुल भी नहीं होगा। या तो 25 दिया होगा या तो 10 दिया होगा। अगर 25 दिया है तो वो आंसर हो जाएगा, अदरवाइज 10 दिया होगा तो वो आंसर हो जाएगा। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि डीआरआर जो है, यहाँ डीआरआर के बारे में पूछा है। एक होता है डीआरआई होता है, एक ठो माने एक डीआरआर होता है और दूसरा डीआरआई होता है। डीआरआर का मतलब डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जो कि या तो 25% पिछले रूल के अनुसार होता है या 10% नए वाले रूल के अनुसार होता है। और जब डीआरआई की बात की जाती है, मतलब डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो 15% होता है। तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल के आंसर के अनुसार बात करें तो डीआरआर के बारे में पूछा है, और डीआरआर की बात करें तो कितना % होना चाहिए? 25% होना चाहिए, ठीक है, इस क्वेश्चन में दिए गए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34 पर, और क्वेश्चन नंबर 34 लिखा है
कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की निर्गमित किया जाता है, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है। एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय कंपनी टू इट्स, यानी किसको इशू किया जाता है, संचालकों के लिए इशू किया जाता है, डायरेक्टर्स के लिए, या अंकेक्षकों के लिए इशू किया जाता है यानी ऑडिटर्स के लिए, या अंशधारकों के लिए इशू किया जाता है यानी शेयर होल्डर्स के लिए, या प्रबंधन के लिए इशू किया जाता है यानी मैनेजमेंट के लिए इशू किया जाता है। किसके लिए? तो वार्षिक रिपोर्ट जो होता है वो विशेष करके वार्षिक रिपोर्ट यानी एनुअल रिपोर्ट जो होते हैं वो विशेष करके शेयर होल्डर्स के लिए इशू किया जाता है, अंशधारियों के लिए इशू किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। और 35 नंबर क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिख रहा है गुडविल से संबंधित। तो छोटा सा सवाल है, आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, आसानी से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं 35, क्योंकि हमने पहले ही चर्चा किया था कि हम लोग प्रैक्टिकल, चूंकि यहाँ लिखने की व्यवस्था नहीं है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और ऐसे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारा बना लिया है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप सभी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो डायरेक्ट आंसर यहाँ दिख भी रहा है कि 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है और गुडविल जो निकालना है और ट्वाइस द एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर निकालना है, तो आसानी से निकल सकता है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पर देखते हैं। लिखा है तरल संपत्तियों में शामिल होता है, लिक्विड एसेट इंक्लूड्स, यानी लिक्विड एसेट में क्या क्या शामिल होता है। पहला बिल रिसीवेबल, प्राप्य बिल, या देनदार डेटर्स, या रोकड़ शेष कैश बैलेंस, या ये सभी, ऑल ऑफ दिस। तरल संपत्तियों में बताना है लिक्विड एसेट्स में क्या क्या आते हैं। तो लिक्विड एसेट का मतलब आपको मालूम है, ऐसे एसेट जो 3 मंथ्स के अंदर जिसको हम लोग इन कैश करा सकते हैं वो लिक्विड एसेट कहलाते हैं। तो बिल रिसीवेबल भी उसमें आ जाएगा, डेटर्स भी आ जाएंगे और कैश बैलेंस भी आ जाएगा। ये तीनों ही लिक्विड एसेट के कैटेगरी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। लिखा है कुल संपत्ति ऋण अनुपात है, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो इज, क्या है, तरलता अनुपात है यानी लिक्विडिटी रेशियो। यानी आपको आंसर देना है कि टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो जो होता है वो कौन से रेशियो में आता है, लिक्विडिटी रेशियो में आता है, या सॉल्वेंसी रेशियो में आता है, या एक्टिविटी रेशियो में आता है, या ऑपरेटिंग रेशियो में आता है। आप लोगों ने पढ़ा था तरलता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात या संचालन अनुपात। इन चारों में से कौन से अनुपात में एसेट टू डेब्ट रेशियो आता है, बताइए। एसेट टू डेब्ट रेशियो किस में आता है? तो ये हमारा हो जाएगा सॉल्वेंसी रेशियो में, यानी कि शोधन क्षमता अनुपात में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। एक छोटा सा रेशियो का ही क्वेश्चन दिया है, रेशियो यहाँ निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 38 ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन छोटा सा दिया है, अदरवाइज आपके पास 100 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 50 ही बनाना होता है। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं जिसमें समय लगता है उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं क्वेश्चन बनाने के। हमें बनाना तो 50 ही है ना 100 में से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। लिखा है जब चालू अनुपात 2:5 है, ये भी एक तरह का देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही दिख रहा है, जिसमें हमें करंट एसेट का अमाउंट निकालना है, पता करना है। छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। लिखा है इनमें से कौन सी क्रिया वित्तीय क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम्स अंडर फाइनेंशियल एक्टिविटीज। नगद बिक्री यानी कैश सेल्स, मशीन का क्रय यानी परचेज ऑफ मशीनरी, अंशों के निर्गमन से प्राप्तियां यानी रिसीव्ड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, या ऋण पत्रों का क्रय यानी परचेज ऑफ डिबेंचर। इनमें से कौन सा फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आता है, आपको ये बताना है। वित्तीय क्रियाओं में कौन सा आता है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कौन सा आता है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। तो देखिए कैश सेल्स जो है ऑपरेटिंग में आ जाता है, परचेज ऑफ मशीनरी जो है इन्वेस्टिंग में आ जाता है, रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, हमने इशू ऑफ शेयर किया है तो इशू ऑफ शेयर जो है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। और परचेज ऑफ डिवेंचर जो है ये भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, तो ये भी नहीं होगा, है ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द ओनली आंसर। ठीक है, चलिए आपको यही पहचानना था कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, वित्तीय क्रियाओं में कौन सा आता है। तो पहला जो है वो ऑपरेटिंग का था, दूसरा और चौथा जो था वो इन्वेस्टिंग का था, बस तीसरा नंबर वाला जो था यही एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, जहां हम देख पा रहे हैं कि छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिर से दिया हुआ है, आप ट्राई करेंगे या इग्नोर भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 42 पर।
अ कंपनीज नेट सेल्स आर 15 लाख रुपए। यहाँ भी एक ठो ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में पूछा है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा। आप आसानी से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कुछ छोटा सा क्वेश्चन दिया है न्यूमेरिकल का, ट्राई करिएगा, अदरवाइज इग्नोर भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस की कमी नहीं है। 100 में से 50 क्वेश्चन ही बनाना होता है, जिसमें हम लोगों ने लाइन से बहुत सारे सवाल बना चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर, जो पूछा है सेल्स में से, ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो पूछा है कि विक्रय में से बेचे गए माल की लागत घटाकर ज्ञात की राशि कहलाती है। सेल्स में से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देते हैं, लेस कर देते हैं, किसमें से, सेल्स में से सीओजीएस को, तो सेल्स माइनस सीओजीएस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट का, यानी ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होता है सेल्स माइनस सीओजीएस। तो सिंपल सा फॉर्मूला उठा के पूछ दिया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 43 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 44 पे, जहां लिखा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट आर आल्सो नोन एज, यानी तुलनात्मक विवरणों को यह भी कहा जाता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट को और क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए क्रियाशील विश्लेषण यानी डायनेमिक एनालिसिस, ऑप्शन नंबर बी क्षैतिज या समानांतर विश्लेषण यानी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ऑप्शन नंबर सी लंबवत विश्लेषण यानी वर्टिकल एनालिसिस, और ऑप्शन नंबर डी बाह्य विश्लेषण यानी एक्सटर्नल एनालिसिस। इनमें से कौन सा तुलनात्मक विवरणों को का दूसरा नाम है। तो यहाँ पर मैंने याद करने का तरीका भी सिखाया था, कैसे याद रखेंगे। तो कंपैरेटिव एनालिसिस को देखिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो होता है उसका जब एनालिसिस हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ मतलब कि उसके 2 सालों के स्टेटमेंट को तीसरा चौथा ऐसे कॉलम करके बनाया जाता है। तो ये एक तरह का हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा, 44 के बाद 45 में, 45 कहता है कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा, किस धारा के अनुसार, यहाँ धारा पूछा है, किस धारा के अनुसार आर्थिक चिट्ठा स्वीकृत प्रारूप में तैयार किया जाना चाहिए। Which section of the Companies Act 2013 requires that the balance sheet to be prepared is prescribed form in prescribed form। मतलब कि कंपनी एक्ट 2013 के कौन से सेक्शन में बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को सेक्शन 28 और 29, 2 सेक्शन के बारे में मैंने बताया था जब मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट सिखा रहा था। तो 28 में बताया गया है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। 28 में क्या बताया गया है कि आपको बनाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना है। और 29 में बताया गया है कि फॉर्मेट बनेगा कैसे। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि प्रिस्क्राइब फॉर्म बताइए बैलेंस शीट का, कौन से सेक्शन में बताया गया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, पूछता है स्थिति विवरण है, बैलेंस शीट इज ए। बताइए बैलेंस शीट क्या है, एक अकाउंट है, एक स्टेटमेंट है, बोथ ए एंड बी दोनों है, यानी अकाउंट भी है स्टेटमेंट भी है, या ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी है, जी नहीं। तो बैलेंस शीट के बारे में हमेशा चर्चा किया जाता है कि आर्थिक चिट्ठा जो होता है वो एक स्टेटमेंट होता है, ना कि कोई अकाउंट होता है। ठीक है, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होते हैं। ठीक है, तो विवरण हो जाएगा, आंसर स्टेटमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 47, एक कंपनी के लेखों द्वारा प्रदर्शित लाभ हानि को यानी बताना है कि कंपनी द्वारा प्रदर्शित जो लाभ हानि होता है उसको कहाँ दिखाते हैं या कहाँ भेजा जाता है या कहाँ दिखाया जाता है। इंग्लिश में कहता है द प्रॉफिट एंड लॉस डिस्क्लोज्ड बाय द अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी इज। बताइए ऑप्शन नंबर ए अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, या ऑप्शन नंबर बी चालू देयताओं तथा आयोजन शीर्षकों के अंतर्गत दिखाया जाता है, सोज अंडर द हेड ऑफ करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, या ऑप्शन नंबर सी कहता है संचय एवं अधिशेष शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, यानी सोन अंडर द हेड्स रिजर्व एंड सरप्लस, या इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपको बताना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है कंपनी का उसको कहाँ दिखाया जाता है, तो बताने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है, आपको मालूम है कि किसी भी तरह का प्रॉफिट या किसी भी तरह का रिजर्व, मैंने बताया था कि रिजर्व एंड सरप्लस नाम का एक हेड होता है, उसी के अंतर्गत दिखाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा सोन अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर, देखते हैं। लिखा है आर्थिक चिट्ठे में अंश पूंजी को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। शेयर कैपिटल इज सोन इन बैलेंस शीट अंडर द हेड, ऑप्शन नंबर ए अधिकृत पूंजी यानी ऑथराइज्ड कैपिटल में,
ऑप्शन नंबर बी निर्गमित पूंजी यानी इशूड कैपिटल में, ऑप्शन नंबर सी प्रदत्त पूंजी यानी पेड अप कैपिटल में, और ऑप्शन नंबर डी अंशधारी कोष यानी शेयर होल्डर्स फंड में। कहाँ दिखाया जाता है शेयर कैपिटल को? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कहाँ दिखाते हैं? तो कौन से हेड के अंतर्गत दिखाते हैं? तो आप याद करेंगे बैलेंस शीट के फॉर्मेट को, जिसकी याद करिएगा तो पता चलेगा कि शेयर कैपिटल जो होता है वो एक हेड के अंतर्गत दिखता है, जिस हेड को कहते हैं हम लोग शेयर होल्डर्स फंड, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आप पाएंगे कि हेड से सवाल पूछा है, मतलब बैलेंस शीट के फॉर्मेट से सवाल पूछा है। 47 भी फॉर्मेट से था, 47 नंबर सवाल को भी देखेंगे तो फॉर्मेट से था, और 48 भी जो देखेंगे वो भी फॉर्मेट से पूछा गया था। मतलब अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से मालूम है, याद है, तो आप आसानी से बहुत सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं, और एग्जामिनेशन में सवाल ऐसे आने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 के बाद आ जाते हैं हम लोग 48 भी हो गया। 49 पे लिखा है कंपनी का वार्षिक रिपोर्ट निर्गत किया जाता है। एन एनुअल रिपोर्ट इज इश्यूड बाय कंपनी फॉर। फिर से वही सवाल, इस सवाल को पहले भी हम लोगों ने देखा था, अभी कुछ देर पहले मिला था कि एनुअल रिपोर्ट जो होता है कंपनी का वो किसको इशू किया जाता है, यानी किसको विशेष करके इशू किया जाता है? डायरेक्टर को, या मैनेजमेंट को, या शेयर होल्डर्स को, या ऑडिटर को? किसको किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका शेयर होल्डर को, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि कंपनी का स्थिति विवरण बनाया जाता है। बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज प्रिपेयर्ड इन, किस तरह से बनाया जाता है? तो नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। बैलेंस शीट बनाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है लिक्विडिटी मेथड और एक होता है परमानेंस मेथड। बैलेंस शीट बनाने का लिक्विडिटी मेथड का मतलब क्या होता है और परमानेंस मेथड का मतलब क्या होता है, जान लीजिए। यही दो मेथड होते हैं, लिक्विडिटी और परमानेंस। ठीक है, आइए चर्चा कर लेते हैं। जो कंपनी का बैलेंस शीट बनाया जाता है वो लिक्विडिटी होता है कि परमानेंस होता है? सबसे पहले तो इन दोनों शब्दों का मतलब जानिए। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि पहले हम लोग लिक्विड नेचर वाले आइटम्स को दिखाएंगे या करंट नेचर वाले आइटम को दिखाएंगे बैलेंस शीट के फॉर्मेट में। मतलब एसेट्स अगर दिखा रहे हैं तो पहले करंट नेचर वाले या लिक्विड नेचर वाले एसेट्स को दिखाएंगे। उसी प्रकार से अगर लायबिलिटीज को दिखा रहे हैं तो पहले लिक्विड नेचर या करंट नेचर वाले लायबिलिटीज को दिखाएंगे। उसका मतलब होता है लिक्विडिटी फॉर्मेट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी उसको बोला जाता है। और परमानेंस का मतलब क्या हो गया उसका ठीक उल्टा, मतलब जो परमानेंट नेचर वाले हैं, यानी कि जो नॉन करंट नेचर वाले हैं, उन आइटम्स को पहले दिखाएंगे। मतलब अगर हम लायबिलिटीज को दिखा रहे हैं तो पहले नॉन करंट नेचर के लायबिलिटीज को दिखाएंगे एंड देन करंट नेचर के लायबिलिटी को दिखाएंगे। और उसी प्रकार से अगर एसेट्स को दिखा रहे हैं तो पहले नॉन करंट एसेट्स को दिखाएंगे और तब करंट एसेट को दिखाएंगे। क्लियर है बात? तो लिक्विडिटी और परमानेंस का मतलब क्या होता है, डन हो गया। अब डन हो गया तो जल्दी से बताइए, बैलेंस शीट के फॉर्मेट को आपने ढंग से सीखा था, अब बताइए कि पहले नॉन करंट वाले आइटम को दिखाते थे या करंट वाले आइटम को? तो आपको पता चलेगा कि चाहे जब हम लायबिलिटी लिख रहे थे तब भी या जब एसेट्स के बारे में लिख रहे थे तब भी पहले हम लोग नॉन करंट नेचर वाले को लिखते थे एंड देन करंट नेचर वाले को लिखते थे। इसका अर्थ हुआ कि पहले हम लोग जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट कंपनी का बनाते हैं वो ऑर्डर ऑफ परमानेंस में बनाते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन किया, दूसरे लेक्चर में फिर से 25 क्वेश्चन कर लिए, 50 क्वेश्चन हमारा डन हो चुका है। ठीक है, बचे हुए 50 क्वेश्चन हम प्रयास करेंगे अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया जाए और थोड़ा फास्ट किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे सवाल इसमें बना लिए हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। आप लोग बाकी के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स अपलोडेड है, और दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे इकोनॉमिक्स बीएसटी हो गया, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी, ईपीएस के लिए भी अदर लेक्चर्स अपलोडेड है। यूट्यूब चैनल कॉमर्स 2.0 पे जाएं, प्लेलिस्ट को चेक करें और वहां से सारे के सारे लेक्चर्स आप देखें, अपने दोस्तों को भी बताएं, उन्हें भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के और भी लेक्चर्स आते रहेंगे। एग्जाम जब तक हो नहीं जाता है तब तक एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप लोगों के लिए इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी लाते रहेंगे। चलिए धन्यवाद।